हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे बीएसटीसी का पेपर जो अभी 31 अगस्त को पेपर हुआ है। उसी का रीजनिंग का जो पार्ट है वो आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट हैं जिन्होंने बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया है और वो अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं और क्वेश्चन मिलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें और जो नए स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जो ये मिसिंग वर्ड है इसको हमें भरना है। तो 3 शब्द हमें दिए हुए हैं, इससे हमें अगला जो वर्ड है वो बनाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये जो दिए हुए हैं इनको हम देखते हैं। तो इनकी सीक्वेंस कैसे दे रखी है, W के बाद X और फिर Y Z। नेक्स्ट इसमें देखते हैं S के बाद T फिर U V, इसमें K के बाद L और M के बाद N, ये सीक्वेंस दे रखी है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या आएगा तो इसको हम इस ऑप्शन से देखेंगे। तो इन ऑप्शन में हम देखते हैं A में, तो A अलग से आ गया और I G और H L अलग, तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रही है, तो पहला ऑप्शन कट। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में हम देखते हैं कि इनमें इस तरीके की कोई सीक्वेंस बन रही है। तो हम देखते हैं कि G के बाद H और H के बाद I और J, यानी कि इसमें सीक्वेंस बन रही है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, जो यहाँ मिसिंग वर्ड में आएगा। तो नेक्स्ट जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि राम की आयु श्याम से 5 गुना ज़्यादा है और दोनों की आयु का अंतर कितना है, 8 वर्ष है। तो हमें राम की आयु ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले माना हुआ है श्याम की आयु, तो हमने श्याम की आयु को मान लिया x। तो प्रश्नानुसार राम की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी 5 गुनी, फिर दोनों का अंतर दे रखा है, तो ये राम की आयु माइनस श्याम की आयु, अंतर दे रखा है 8 वर्ष, दोनों की आयु का अंतर 8 वर्ष। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4x बराबर 8, यानी कि x बराबर क्या आ गया हमारे पास 2। हमें निकालनी है राम की आयु। राम की आयु थी 5x, तो x का मान आया हमारे पास 2, तो ये आ गई राम की आयु 10 वर्ष। तो 10 वर्ष ऑप्शन है बी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें एक समुच्चय दे रखा है और पूछा है कि इसके समान इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इस जब हम सेट को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 1, 8 और 27 ये कोई घन संख्याएं लग रही है। 1 का घनमूल हुआ 1, 8 का घनमूल हुआ 2 और 27 का घनमूल हुआ 3। तो अब इन संख्याओं में से कौन सी घन संख्या है, तो हम देखते हैं कि ये जो 64, 125 और 216 है यही घन संख्या है। बाकी में हम देखेंगे कि कोई सी भी ये घन संख्याएं नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि 64 घन संख्या होगी 4 की और 125 है 5 का घन और 216 है 6 का घन। अब अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ, गाजर, खाद्य पदार्थ और सब्जियां। इनके लिए हमें एक वेन आरेख यानी डायग्राम हमें देखना है। तो गाजर क्या है, खाद्य पदार्थ है, हम उसको खा भी सकते हैं और सब्जी भी उसी में ही है, यानी सब्जी भी एक ही श्रेणी के ये है। तो इसके लिए हमें ये ही वेन आरेख सेलेक्ट करना होगा कि पहले के लिए गाजर, फिर खाद्य पदार्थ और फिर सब्जियां। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5वां, इसमें पूछा गया है कि जिस प्रकार चक्रवात का संबंध प्रति चक्रवात से है तो उसी प्रकार बाढ़ के लिए क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि चक्रवात में तो क्या होता है कि ज़्यादा वर्षा, आंधी और तूफान, वायु का दबाव अधिक होता है केंद्र में, जबकि प्रति चक्रवात में क्या होता है कि वायु का दबाव केंद्र में कम और बाहर की तरफ ज़्यादा, जिससे वर्षा और आंधी क्या होते हैं, कम होते हैं, वायु दबाव कम होता है। इसी प्रकार बाढ़ का अगर हम संबंध लें तो जो 4 ऑप्शन थे उनमें से आएगा बाढ़ का संबंध सूखे से। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके लिए सही चित्र क्या होगा, कबूतर, पक्षी, कुत्तों के लिए सही चित्र। तो हम देखते हैं कि कबूतर और पक्षी ये दोनों एक ही श्रेणी के हैं, तो इनमें से अगर हम लें तो इसमें तीनों अलग अलग हो जाएंगे, इनमें तीनों में संबंध होगा, इनमें एक ही श्रेणी के 3 भाग हैं तो ये 3 तो होंगे नहीं,
चौथा हो जाएगा क्योंकि कबूतर और पक्षी एक श्रेणी में और कुत्ता अलग श्रेणी में, तो ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 7वें प्रश्न में देखते हैं कि ये कुछ संबंध बता रखे हैं कि जहाँ भी भाग है उसको गुणा मानना है, गुणा है उसको माइनस मानना है, प्लस है उसको गुणा मानना है और माइनस है उसको भाग के चिन्ह में परिवर्तित करना है। तो हमें इस जो ये मान दे रखा है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में हम लिखते हैं सॉल्व करके कि जो जो चिन्ह चेंज करके दिए हैं वो हमें लिखने हैं। तो 2 का 2 भाग की जगह हमें लिखना है गुणा का निशान, फिर 8, फिर गुणा की जगह हमें क्या लगाना है माइनस, फिर 16 उतार लिया हमने, फिर माइनस की जगह क्या लगाना है भाग का चिन्ह, फिर 4 उतार लिया हमने, फिर भाग की जगह क्या लगाना है गुणा और फिर 2 का 2। ये अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जब भी हम गणित के इस तरीके से अलग अलग सक्रिया एक साथ दी हुई हो तो हम बोर्ड मास का नियम लगाते हैं। उसमें क्या होता है सबसे पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, उसके बाद हम करते हैं डिवीजन, यानी भाग की क्रिया पहले होगी तो भाग की सक्रिया ये है तो बाकी सबको हम सेम लिखेंगे और माइनस का माइनस, 16 में 4 का भाग दिया तो आए 4 गुणा 2। अब भाग के बाद नेक्स्ट जो ऑपरेशन मैथ्स का हल करते हैं वो है गुणा, तो अब इन दोनों की गुणा होगी और इन दोनों की गुणा होगी, तो 8 की गुणा हुई 2 से 16, 4 की गुणा 2 से हुई तो 8। अब दोनों को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 8 जो कि बी ऑप्शन है। तो अगला 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है एक सीरीज दे रखी है अंकों की, उसमें क्या दे रखा है 4 के बाद 7, 7 के बाद 11। तो हमें देखना है कि ये जो मिसिंग वर्ड है ये यहाँ क्या आएगा। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है 3 का अंतर आ रहा है, फिर इन दोनों में देख रहे हैं कितने का अंतर आ रहा है 4 का अंतर आ रहा है, इन दोनों में देखेंगे तो प्लस 7 का अंतर आ रहा है। आगे हम चले तो इन दोनों में अंतर आ रहा है 11 का। तो ये कोई सीरीज तो नहीं बन रही है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में अंतर 3 का है, फिर इन दोनों के बीच में 4 का अंतर, यानी कि इन दोनों को अगर हमने जोड़ दिया तो इन दोनों का अंतर क्या आ गया 7। अब हम अगला देखते हैं कि इन दोनों अक्षरों के बीच में 18 और 29 के बीच में कितना अक्षर आ रहा है 11। तो ये 11 कैसे आया इन दोनों को जोड़ने से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना अंतर आना चाहिए, तो 11 और 7 को जोड़ दें तो कितना आएगा 18, तो इन दोनों के बीच में 18 का अंतर आ रहा है। फिर अगला हम देखेंगे कि यहाँ जो संख्या आएगी उसमें क्या संख्या आएगी, तो हम देखेंगे 18 और 11 को जोड़ दें तो आ जाएगा हमारे पास 29। तो अगर हम 47 में क्या जोड़ दें, ये जो अंतर 29 आया है तो हमारे पास आ जाएगा 76, यानी कि अगली हमारी संख्या क्या आ गई 76। तो ये ए ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। अभी भी आपको लगता है कि क्या ये ऑप्शन सही है, तो अगली संख्या देख लीजिए कि 76 के बाद आ रहा है 123, तो किन किन को जोड़ेंगे 29 और 18 को जोड़ देंगे तो अगली संख्या आएगी। तो इसी तरीके से ये सीरीज हमारी पूरी हो जाएगी और जो मिसिंग वर्ड है उसमें ऑप्शन ए आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुव का संबंध जो चुंबक से है, तो हमें यहाँ कौन सा इन 4 ऑप्शन में वर्ड लेना है कि उसका संबंध बैटरी से होगा। तो हम जानते हैं कि ध्रुव और चुंबक का क्या संबंध होता है कि जब भी हम चुंबक देखते हैं तो उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है। ऐसे ही बैटरी में क्या होता है प्लस का टर्मिनल और माइनस का, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें इसमें देखना है असंगत को चुनना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं विस्तृत और चौड़ा। तो जो विस्तृत होगा बड़ा होगा, यानी उसका आंसर हम चौड़ा अर्थ, एक अर्थ विस्तृत का अर्थ चौड़ा ले सकते हैं। अगला देखते हैं हम लघु। लघु का मतलब छोटा होता है, तो ये भी सही है, इसका मतलब ये असंगत नहीं है। फिर हम देखते हैं हल्का और भारी। तो हल्का भारी क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असंगत जोड़ा।
क्योंकि बड़े का अर्थ बड़ा होगा तो वो भारी होगा। तो ये 3 तो क्या हो गए संगत, और चौथे में विपरीत यानी विलोम शब्द आने के कारण ये हो गया असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये 2 संख्या दे रखी है दशमलव में, इसमें हमें गुणा करवानी है और इन 4 में से क्या ऑप्शन आएगा। तो बहुत ही आसान आंसर होगा इसका कि इसमें सिर्फ संख्याएं तो कितनी है 3 और 2, तो गुणा कराई तो आगे 6। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने दशमलव है, कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, 3 संख्या के बाद दशमलव है, और इसमें 2 संख्याओं के बाद दशमलव है, तो 3 और 2 5 संख्याओं के बाद दशमलव। तो हम यहाँ से चलेंगे और 5 संख्याओं के बाद दशमलव लगाएंगे। तो एक संख्या ये हमारी खुद की है और 4 हम क्या लगा देंगे 0। तो ये हो गई 5 संख्या के बाद दशमलव। तो ऐसा मान किस में आ रहा है चारों ऑप्शन में, तो इसमें तो 2 संख्या के बाद, इसमें 4, इसमें 3 और इसमें 6 संख्या है। तो यही आंसर होगा 6। इसने क्यों लिखा है कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक आ जाता है और उस अंक के बाद अगर हम कितने भी 0 लगा दें तो इनका कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा डी। तो अगला जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें हमें एक पैटर्न दे रखा है, यानी एक टेबल बना रखी है, इसमें ये मिसिंग वर्ड है, इसको हम इन 4 ऑप्शन में से हमें देखना है। तो हमें ये देखना है कि इसको किस पैटर्न के हिसाब से दे रखा है, 72, 24 और 6। तो अगर हम अंतर भी निकालें इन दोनों में या इस तरफ भी अंतर निकालें तो हमारा कोई भी पैटर्न इस ढंग से सही नहीं बैठेगा। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि 6 का भाग हम दे दें 72 में। तो 72 में भाग दिया हमने 6 का, तो हमारे पास आया 12। अब 24 लाना है हमें, तो इसका मतलब इसकी गुणा कराई है 2 से, तो हमारे पास आया 24। यानी ये यहाँ तक तो सही बैठ रहा है। क्या ये इसमें भी सही बैठ रहा है? तो इसमें भी हम देखते हैं। 96 में भाग देना है 12 का। अब भाग दे के देखा तो गया 8 बार। अब हम इसमें दुगना किया था तो इसको भी हम क्या कर देंगे दुगना कर देंगे। तो 8 का दुगना 16, यानी कि ये इसमें आ रहा है। तो यही अगर हम इसमें फॉलो करें तो 108 में भाग दिया 18 का, तो हमारा भाग जाएगा 6 बार, और 6 का अगर हम दुगना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12। तो ये 12 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो किस तरीके से निकाला कि इस संख्या में इसका भाग दिया और उसका दुगना करके हम लेके आए। अब अगला जो क्वेश्चन दे रखा है 13 नंबर, तो 13 और 14 नंबर क्वेश्चन इस संख्याओं पर पूछा गया है। क्या दे रखी है, ये कुछ संख्याएं दे रखी है, इनके आधारित एक प्रश्न पूछा है कि कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य अंतर 2 का आना चाहिए। यानी ये जो संख्याएं दी हुई है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 2 का अंतर है। तो हम देखते हैं इन दोनों में 2 का अंतर है, तो ये 2 का अंतर आ गया। फिर आगे हम किन में आएगा 2 का अंतर, इन दोनों में 4 का अंतर है, फिर इसमें भी 4 का अंतर, इन दोनों में 3 का अंतर, इन दोनों में 1 का, फिर इन दोनों में आया 2 का अंतर। तो ऐसे हम संख्या ढूंढते जाएंगे। इन दोनों में 2 का अंतर, इन दोनों में 2 का अंतर, फिर 2, 3 और 5 में भी 2 का अंतर। फिर हम देखते हैं इन दोनों में 2 का अंतर, इन दोनों में भी 2 का अंतर, और कहीं भी अंतर 2 का नहीं आ रहा है। तो ये कितनी संख्या हो गई 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 2 का अंतर है। अब इन्हीं को देखते हुए अगला 14वां क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है कि कितनी बार 5 के बाद 9 आया है परंतु 5 के पहले 3 नहीं आना चाहिए। तो इनमें देखते हैं 5 के बाद 9 आया है लेकिन 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए। तो ये एक जोड़ा हो गया जिसमें 5 के बाद 9 आया लेकिन 3 नहीं आया। फिर हम देखते हैं 5 के बाद 9 आया लेकिन उससे पहले 3 आ गया, तो इसको हम नहीं लेंगे। फिर हम देखते हैं 5 के बाद 9 आया है, दूसरा जोड़ा, इससे पहले 5 के पहले 3 नहीं है।
फिर 5 के बाद 9 आया है, उससे पहले 3 नहीं हो। फिर 5 के बाद 9, उससे पहले 3 नहीं है। फिर ये 5 के बाद 9, लेकिन इस 5 से पहले क्या आ रहा है 3, तो इसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद देखते हैं, और ये 5 के बाद 9, उससे पहले 3 नहीं है। तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3 4 और एक ये 5। तो हमारे पास टोटल बन गए 5 जोड़े, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन जो 15 नंबर है उसमें दे रखा है कि एक श्रेणी दी हुई है और इसका अगला अंक पूछा है। तो श्रेणी में क्या दे रखा है, 8 22 8 28 फिर 8। तो इसमें 8 8 सेम आ रहा है, तो इसको हमें मानना नहीं, यानी इसका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ लिखने के लिए रखा हुआ है। हम देखते हैं इन दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 6 का, प्लस 6 का अंतर आया। तो 28 में 6 और जोड़ दें, तो नेक्स्ट प्लस 6 करने पर अगली संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 34। तो 28 में 6 जोड़े तो क्या आएगा हमारे पास, 34। तो इस तरीके से इस श्रेणी को हमने हल किया। अगला जो क्वेश्चन है इसमें हमें असंगत बताना है, 16 नंबर क्वेश्चन में। तो इन आकृतियों को हम देखते हैं, तो ये एक आयत के आकार की आकृति दे रखी है। सेकंड में क्या किया, आयत का ये जो हिस्सा है इसको इसने गोल कर दिया। अब तीसरी में ये आयत ही है लेकिन इसको टेढ़ा किया है। चौथी में क्या है, इसके दोनों सिरे गोल हैं। तो यही असंगत होएगी क्योंकि इसमें कोई भी सिरा गोल नहीं है। या तो इसमें क्या होते, दोनों सिरे गोल होते तो ये संगत होता। तो इसमें ऑप्शन हम मानेंगे सी, यानी कि 3 नंबर जो आकृति है वो असंगत है। अब 17वां जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि कुल जो सिक्के हैं 378 सिक्कों में कौन कौन से सिक्के हैं, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के, कुल मिला के 378 सिक्के हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनके मूल्यों का अनुपात, यहाँ ध्यान देने वाली चीज है, इसने कहा है मूल्यों का अनुपात। ये अनुपात सिक्कों का अनुपात नहीं होके किसका है, इसका मूल्य का अनुपात। मूल्य के अनुपात से क्या मतलब है, जैसे कोई सिक्का है उसका मूल्य कितना है, 1 रुपये, फिर दूसरा कोई सिक्का है उसका मूल्य है 50 पैसे, और नेक्स्ट जो है वो तीसरे टाइप का सिक्का वो 25 पैसे। तो इनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है 13:11:7। तो हमें 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है सिक्कों के मूल्यों का अनुपात। अब मूल्यों के अनुपात में देखते हैं तो इसी क्रम में दे रखा है कि पहला अनुपात है वो 1 रुपये का, दूसरा 50 पैसे का और तीसरा 25 पैसे का। तो 1 रुपये के सिक्के में 1 रुपये के लेंगे तो 13 रुपये में 13 ही सिक्के होंगे, और अनुपात को हम चेंज करें संख्या में तो क्या लगा देते हैं हम, x। तो ये x हम यहीं लगा देते हैं कि अनुपात को चेंज किया तो हमने यहाँ लगा दिया x। तो ये आ गई हमारी संख्या। अब दूसरा अनुपात है हमारे पास किसका, 50 पैसे का। तो हमें 11 रुपये लाने हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो इसके दुगने 22 सिक्के होंगे। ऐसे ही 7 अनुपात किसका है, 25 पैसे का। तो 7 रुपये में 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं, तो 7 रुपये में कितने हो जाएंगे, 28 सिक्के। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अनुपातों का योग। अब इनको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 63x। अनुपातों का योग आया 63x। ये 63x किसके, सिक्कों के कुल संख्या के बराबर। तो 63x सिक्के कुल कितने हैं, 378। अगर हम x का मान निकालें तो 378/63, तो ये कट जाएगा इसे 6 बार। तो x का मान आ गया हमारे पास 6। अब हमें क्या निकालना है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो हमने देखा था कि अनुपात में ये 1 रुपये का, ये 50 पैसे का और ये 25 पैसे का अनुपात था। तो 50 पैसे के पास कितने सिक्कों का आ रहा है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जो कि प्रश्नानुसार है
22x, x का मान अगर हम रख दें तो ये मान आ जाएगा 132। तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी 132। नेक्स्ट जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ये दो शब्दों के युग्म दिए हुए हैं और इनका कोड बता रखा है कि अगर ये शब्द है तो इसके बराबर में ये शब्द आएगा। तो हम इन दोनों का क्रम देखते हैं कि इनमें कौन सी श्रेणी सेट बैठती है। उसी के अनुसार हमें ये MOULD अगला शब्द हमें यहाँ बनाना है कि इस जगह इन चारों ऑप्शन में से क्या ऑप्शन आएगा। तो इन दोनों में हम अंतर देखते हैं कि S के बाद T को छोड़ के U लिखा हुआ है तो +2 का अंतर, इसके बाद T के बाद U को छोड़ के V यानी +2 का अंतर, फिर इसमें Y के बाद सीधा Z यानी कि ठीक अगला अक्षर आया हुआ है। अब इसके बाद हम देखते हैं J के बाद K को छोड़कर L यानी कि यहाँ से हम इस साइड गए हैं, इस तरफ से ये अंतर आया है। तो J को छोड़ के K के बाद L यानी कि +2 का, ऐसे ही इसमें हम देखें तो इन दोनों में भी +2 का अक्षर आया है। यही सीक्वेंस क्या इसमें फॉलो हो रही है, हम देख रहे हैं B C को छोड़ के D, L M को छोड़ के N और U के जस्ट बाद में V, यानी कि यही सेम पैटर्न इसमें बन रहा है। L के बाद M को छोड़ के N +1 +2, अब इसमें R के बाद S को छोड़ के T। तो इसी तरीके से यही सेम पैटर्न हम इसमें फॉलो करेंगे कि M के बाद N को छोड़ के O, अब O के बाद P को छोड़ के अगला है Q। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, पूरा अक्षर बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो हमारे क्रॉस हो गए कि ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं। अब इन दोनों में देखते हैं कि इन दोनों में सेम आ रहा है, तो अब ये आएगा या ये अगला अक्षर। तो U के बाद क्या, जस्ट हमें इसके बाद वाली संख्या लिख रहे हैं, इसमें भी U के बाद जस्ट बाद वाली है तो इसमें भी U के बाद जस्ट V। तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा A, सही हो जाएगा। अगला अगर आप लिखना चाहो तो सेम ही यही आएगा कि हम यहाँ से यानी इससे पीछे से चलेंगे तो J को छोड़ के अगला K को छोड़ के अगला L आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ हमने क्या लिखा, B में से C को छोड़ दिया और अगला D यहाँ आ गया, यानी सेम यही अक्षर बन रहा है। तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, जहाँ अलग अक्षर आ रहा है उतने से ही हमें पता चल जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, ये कोई व्यक्ति है, ये अपने घर से निकलकर 10 मील पश्चिम की ओर चलता है। तो इसके लिए हमें डायग्राम बनाना होगा कि किस तरीके से इसकी दिशा चेंज हो रही है। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो हम थोड़ी सी दिशा का देख लेते हैं कि कैसे कैसे दिशा होती है। तो ईस्ट यानी पूर्व, वेस्ट यानी पश्चिम, और उत्तर को नॉर्थ, उत्तर को ऊपर मानेंगे, और दक्षिण यानी साउथ को नीचे की साइड हम लेंगे। तो इस तरीके के पर्सन में ये दिशा का ज्ञान होना हमें जरूरी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कोई बिंदु A ले लेते हैं, यहाँ से ये व्यक्ति चलना शुरू करता है तो 10 मील पश्चिम की ओर, तो पश्चिम इस साइड है, इस साइड चला तो ये 10 मील पश्चिम। अब जब ये यहाँ खड़ा है तो इधर इसका क्या होगा, राइट, और इधर इसका होगा लेफ्ट। तो दाहिने मुड़कर 10 मील चलता है, तो दाहिने मुड़कर ये 10 मील इस बिंदु तक पहुँच गया। अब फिर वो क्या कर रहा है, जहाँ खड़ा है वहाँ से फिर बाएं मुड़ जाता है। तो इसके लिए बायां यानी इस तरफ होगा, तो ये इधर वापस से मुड़ेगा और 5 मील चलेगा। तो ये दूरी कितनी आई, 5 मील। क्लियर है। अब यहाँ जब ये 5 मील चलता है उसके बाद फिर बाएं मुड़ेगा, तो अब इसके लिए इधर वाला राइट और इधर लेफ्ट। तो ये यहाँ चला था 10 मील, यहाँ से ये बाएं मुड़ेगा तो बाएं इधर, और बाएं भी ये कितना चलता है, 10 मील। यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब अंत में बाएं मुड़कर 15 मील और चलता है। अब जब ये यहाँ इस तरीके से सामने खड़ा है तो इसका बायां कहाँ होगा, इस तरफ, यानी कि इस साइड तो लेफ्ट होगा और इस तरफ राइट। तो अब ये बाएं कितना मुड़ रहा है, अंत में बाएं 15 मील। तो यहाँ से जब ये बाएं मुड़ेगा
तो यहाँ से ये 5 मील, तो ये, और क्योंकि ये 5 है तो ये दूरी भी कितनी आएगी 5, और आगे ये इसके ऊपर ही, यहाँ से हम यहाँ तक इसको वापस ले लें तो मान लो अंत में ये अंतिम बिंदु इसका क्या आ जाएगा बी। यहाँ से 5 और ये 5 और ये प्लस 10 यानी टोटल 15 मील ये चल चुका है। तो अब ये कह रहा है कि वर्तमान में जो स्थान है उसकी घर से दूरी, तो ये यहीं से चलना शुरू हुआ था और वापस घूम के यहीं तक पहुंच गया है। तो इसके वर्तमान की और घर से दूरी कितनी हो गई 0 मील। तो इस तरीके से इस डायग्राम को हम बनाएंगे इस दिशा का उपयोग करते हुए और आंसर हमारा आएगा 0 मील। अगला क्वेश्चन है जिसमें औसत आयु से संबंधित है। इसने कहा है कि दिव्या और दक्ष की औसत आयु दे रखी है 22 वर्ष, और अगर उसमें सुरभि को भी ऐड कर लिया जाए तो औसत आयु बढ़कर कितनी हो जाती है 28 वर्ष। तो हमें सुरभि की आयु ज्ञात करनी है। तो इस तरीके के जब भी हमें क्वेश्चन करने हैं तो इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं 20 नंबर को, कि दोनों की औसत आयु दे रखी है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, कुल आयु, दिव्या और दक्ष की कुल आयु। औसत आयु से कुल आयु निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्या है, जितने लोगों की औसत निकाली है उसे गुणा करवा देते हैं। तो यहाँ 2 लोग हैं, 2 लोगों की औसत ये है तो 2 से गुणा करवा दी तो ये आ जाएगी कुल आयु, दिव्या और दक्ष की कुल आयु। अब अगर सुरभि को इसमें ऐड कर दिया जाए तो 2 लोगों से क्या हो गए 3 लोग हो गए। तो अब 3 की कुल आयु, 3 लोग हो गए। अब 3 की कुल आयु क्या होगी, औसत आयु तीनों की कितनी है 28, और 3 लोग हैं दिव्या समेत तो उसको 3 से गुणा करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी इनकी कुल आयु। तो इसको गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारे पास 84 वर्ष। तो इसमें दिव्या और दक्ष थे और इन तीनों में दिव्या, दक्ष और सुरभि ये 3 आ गए। तो इनकी कुल आयु में से इन 2 की कुल आयु निकाल देंगे, घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी सुरभि की आयु। तो सुरभि की आयु निकालेंगे तो 3 लोगों की कुल आयु में से 2 लोगों की कुल आयु घटा देते हैं तो आ जाता है 40 वर्ष, और यही क्या है हमारे पास सुरभि की कुल आयु। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 40 वर्ष। अब अगला प्रश्न है कि एक परीक्षा में कोई 5 लोग भाग ले रहे हैं, इनमें जैसे जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है वैसे वैसे हम लिखेंगे। तो एक एक लाइन को पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे कि किसके अंक किससे ज़्यादा आए हैं। तो राज को मुकेश से ज़्यादा अंक मिले हैं, तो हम सबसे पहले लिख देते हैं राज को मुकेश से ज़्यादा अंक मिले हैं। राज को मुकेश से ज़्यादा अंक मिले हैं, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब ये क्या कह रहा है कि किंतु प्रिया से कम अंक हैं, किसके, राज के। यहीं से हमारा अगला वाक्य चल रहा है कि राज के मुकेश से तो ज़्यादा हैं लेकिन कम किससे हैं, प्रिया से। प्रिया से नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ तक हमने बना लिया। अब कह रहा है कि प्रिया को गौरव से और कविता से ज़्यादा अंक हैं। अब ये प्रिया जो है उसके अंक गौरव और कविता से ज़्यादा है, इन दोनों के बीच में अभी कोई भी संबंध नहीं बताया। तो यहाँ तक हमने बना लिया कविता से ज़्यादा। अब कह रहा है कि गौरव को मुकेश से कम अंक मिले हैं, तो ये जो गौरव है इसको किससे मिले, मुकेश से कम अंक मिले हैं। तो इसको हम यहीं ऐड कर दें गौरव को, तो ये गौरव और ये गौरव सेम है, तो मुकेश से कम अंक मिले हैं, परंतु 5 से कम नहीं है, यानी सबसे एंड में ये नहीं आएगा। तो अगर हम इन 5 की फाइनल जो श्रेणी बनाए अंतिम, तो सबसे ज़्यादा हमें क्या पता चल रहा है कि प्रिया सबसे ज़्यादा अंक ला रही है। तो प्रिया के बाद किसके आ रहे हैं, गौरव के, लेकिन इसने साथ में कहा था कि गौरव से ज़्यादा किसको मिले हैं, मुकेश को, और मुकेश से ज़्यादा मिले राज को। तो ये श्रेणी इस तरीके से चलेगी कि प्रिया के बाद राज, राज के बाद मुकेश और मुकेश के बाद गौरव। अब इसने कहा है कि ये गौरव जो है सबसे अंतिम नहीं है, लास्ट में कहा है कि 5 से कम नहीं मिले, यानी गौरव के बाद भी किसी को कम अंक मिले हैं, तो वो है कविता। लास्ट में यही बची एक कविता,
तो इस तरीके से पांचों के जो अंक मिले हैं उसको हमने इस तरीके से अवरोही श्रेणी में लिख दिया, घटते क्रम में लिख दिया। अब प्रश्न पूछा है कि अवरोही क्रम में दूसरे अंक पर, तो पहले अंक पर प्रिया, दूसरे अंक पर क्या है, राज। तो यही हमारा आंसर होगा सी, कि दूसरे नंबर पर क्या है, राज। तो 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या दे रखा है कि संबंधों को बताया है और लास्ट में हमें इन दोनों के बीच में संबंध निकालना है। तो ये सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, यानी कि शुरुआत में सबसे पहले है एक लड़की और एक लड़का। ये लड़की इस तरफ इशारा करके बोल रही है कि इस लड़के का क्या बता रही है, संबंध बता रही है। अब क्या संबंध बता रही है उसको हम लिखते हैं कि ये मेरे मामा के पिताजी, मामा के पिताजी। तो इस लड़की के क्या लिखेंगे हम, मामा। अब मामा के पिताजी, तो इस लड़की के मामा के पिताजी इस लड़की के क्या लगे, नाना। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे हम देखते हैं कि पिताजी की लड़की, अब जो मामा के पिताजी है इनकी लड़की, इन पिताजी की लड़की यानी इसकी पुत्री। तो ये मामा भी क्या हो, इसके पिताजी है, ये इसके भी पिताजी हैं। तो इन दोनों के ये पुत्र और ये पुत्री, तो ये दोनों इसके क्या हो गए, दोनों आपस में एक ही पिता के बच्चे हो गए। तो ये आपस में भाई बहन हो गए। और अपने मामा की बहन, तो ये क्या हो गई, इसकी खुद की माँ हो गई। अब नेक्स्ट का है लड़की का लड़का है। अब जिस लड़के की तरफ इशारा किया था वो इस लड़की का क्या है, लड़का है। यानी कि ये औरत जो क्या हो गई, इसकी क्या हो गई, माँ हो गई। तो जब ये इसकी माँ हो गई और ये इसका क्या है, पुत्र है, ये जो इसकी माँ का पुत्र, इसके लिए आपस में क्या हो गए, इस संबंध को ही हमें ज्ञात करना था इनका आपस में। तो ये इसका क्या हो गया, भाई हो गया। तो आपस में ये क्या रिश्ता हो गया इन दोनों का, लड़की जिसकी तरफ इशारा किया था आपस में हो गए भाई बहन। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो चार दे रखे हैं इनमें से असंगत हमें देखना है जो बाकी तीन से भिन्न हो। तो वीणा, गिटार और सारंगी, इन तीनों में तार का प्रयोग होता है और बांसुरी में तार से संबंधित वाद्य यंत्र नहीं है, तो ये इससे अलग हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, वैसा ही है कि 5 मित्र है A, B, C, D और E। अब इनके भार में अलग अलग तुलना की हुई है, तो जैसे जैसे तुलना की हुई है उसको हम इसमें लिखते जाएंगे। तो क्या दिया हुआ है तो वैसा वैसा हम इसमें डायग्राम बनाएंगे कि सबसे पहले दे रखा है A जो है वो B और D की तुलना में भारी है। तो आंसर नंबर आया हमारा 24, हम हल कर रहे हैं। तो A जो है वो किससे भारी है, B और D से, ये हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद C जो है D की तुलना में हल्का है, C जो है वो D से हल्का है, तो D क्या हो गया, भारी हो गया। C D की तुलना में हल्का है। अब आगे दे रखा है B D की तुलना में हल्का है, B का भार भी क्या आ गया, D से कम, तो D इससे क्या हो गया, भारी हो गया B से। तो ये B जो है वो D से तो हल्का है लेकिन E से भारी है, यानी कि इससे ज़्यादा भार आ जाएगा, किससे, E से। तो यहाँ तक हमने इन दोनों के अलग अलग लिख दिया कि कौन किससे भारी है। अब ये कह रहा है कि सबसे भारी कौन है इन पांचों में से। तो ये जो हमने अलग अलग बनाए हैं इनको एक फाइनल लाइन में ले आते हैं। तो हमें इनमें सबसे पहले देख रहे हैं कि क्या आ रहा है, A से हल्का क्या आ रहा है, B, लेकिन हम देखते हैं B से भी भारी क्या है, D। तो यहाँ आ गया D। अब D से हल्का B भी है और C भी है, तो हमने इन दोनों के बीच में C और B के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो B से हल्का क्या, D से हल्का क्या आ जाएगा, B और C। अब B से भी हल्का कौन है, E। तो ये हमने फाइनल लाइन बना दी इनके
भार के अनुसार। अब प्रश्न पूछा गया है कि सबसे भारी कौन है, तो इस लिस्ट में हम देख रहे हैं सबसे भारी क्या आ रहा है, ए। तो ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए सबसे भारी है। अब अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। इसमें भी संबंधों के बारे में बताया गया है और फाइनल संबंध हमें ज्ञात करना है किन किन के बीच में। तो जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे हम इसको लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले कह रखा है कि ए बी की बहन है, तो ये दोनों ए की जनरेशन के हैं, ए और बी, ये इसकी बहन है। कौन, ए बहन है, तो फीमेल को हमने माइनस से और मेल को प्लस से दर्शा दिया। अब आगे कह रहा है कि एफ जी की पुत्री है, एफ जो है वो जी की पुत्री है, तो ये एफ है, पुत्री है इसलिए माइनस लगा दिया, फीमेल है। अब किसकी पुत्री है, जी की, तो इस जी का पता नहीं है कि ये इसके पिता हैं या माता, तो इसको हमने यहीं तक रख दिया। आगे ये कह रहा है कि सी बी की माता है, तो सी जो है वो इसकी माता है, तो इससे ऊपर की जनरेशन है, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया कि सी जो है वो इस बी की क्या है, माता। आगे हम चले, डी सी का पिता है, तो अब इससे भी ऊपर इनके पिता हैं, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, डी, कि डी जो है वो सी के पिता है, तो इसको हमने मेल को प्लस से दर्शा दिया। तो इसकी माता ये, इनके पिता ये, तो ये इसके क्या हो गए, नाना हो गए। क्लियर है, यहाँ डी तक आ चुके हैं, डी सी के पिता हैं। अब आगे हम चलते हैं, ई डी की माता है, यानी इनकी भी माता, और ऊपर हम दर्शाएं यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इससे ऊपर की जनरेशन, मान लो हमने यहाँ दर्शा दी, ये इनकी माता है। अब आगे हम क्या पूछ रहे हैं, ए का डी से संबंध, ये रहा ए और ये यहाँ है डी, इन दोनों का हमें संबंध बताना है कि इस ए का इस डी से क्या संबंध है, ए का डी से संबंध। तो ये दोनों आपस में क्या थे, भाई बहन थे, तो जो इनकी माता है वो इसकी भी माता होगी, माता के पिता यानी इसके नाना, तो ये भी इसके क्या हो जाएंगे, नाना। तो ए अपने नाना के लिए क्या हुई, नातिन, तो ये इसकी हो जाएगी नातिन। जबकि हम ऑप्शन में देखते हैं कि इन ऑप्शन में नातिन का ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पोती दे रखा है, तो पोती की जगह क्या होगा, नातिन ऑप्शन होगा, ये इसका सही होगा। ये इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, अगर यहाँ पोती की जगह नातिन होता तो हम ए ऑप्शन मान लेते।